what was हमारे पास how it actually became from the trading company. Now say this thing to the territorial company. Now say this thing, East India Company, अगेन आपके पास सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि अगेन आपके पास इंडिया के अंदर लैंड हुई इन 1600 हमने स्टार्ट किया था और 1608 के अंदर इट लैंडेड एट सूरत. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, ट्रेडिंग कंपनी के बाद आपके पास प्राइवेट आर्मी स्टैब्लिश करनी शुरू की. वाई? क्योंकि अगेन ट्रेडिंग से इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ दैट दे स्टार्टेड स्टैब्लिशिंग द प्राइवेट आर्मीज टू प्रोटेक्ट देयर पोस्ट, टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेडिंग पोस्ट. इनका अभी तक कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि हम इंडिया के ऊपर रूल करेंगे या फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि इट वाज जस्ट द ट्रेडिंग कंपनी, एक सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी थी. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आपके पास दूसरी कंपनी आई, दैट वाज द फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी. सो ये आपके पास राइवल्स थे. अब हुआ ये कि फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी एंड द वर्सेस ईआईसी की जो राइवलरी थी इट बिकेम सो इंटेंस कि आपके पास वॉर्स हुई नोन एज कार्नेटिक वॉर्स. अब कार्नेटिक वॉर्स के बाद ईआईसी नाउ हैड द, इट वाज द ट्रेडिंग कंपनी सो इट हैड नाउ द प्राइवेट आर्मीज, नाउ इट हैड द ट्रेडिंग पोस्ट. on not only these things but also after the Carnatic Wars फ्रेंच कंपनी के जितने भी एसेट्स और ट्रेडिंग पोस्ट थी वो सारी ईआईसी के अंडर आ गई. नॉट ओनली दिस, फिर उसके बाद हमने देखा 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासे हुई. बैटल ऑफ प्लासे के अंडर क्या हुआ, बंगाल केम अंडर द रूल ऑफ ईआईसी. स्टिल ईआईसी हैड नो इंटेंशन कि वो इंडिया के ऊपर रूल करेगी. देन क्या चीज़ हुई नेक्स्ट हमारे पास 1764 के अंदर वी सॉ in the Battle of Buxar, we saw that Bihar and Orissa came under the rule of EIC. Still, EIC का कोई हमारे पास इंटेंशन नहीं है कि अगेन वो इंडिया के ऊपर रूल कर रही है. ऑलराइट, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, आपके पास एंग्लो माइसोर वॉर हैपेंड. माइसोर वॉर्स एंग्लो माइसोर वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स एंड थर्ड वन एंग्लो सिख वॉर्स. ये तीन मेजर वॉर्स थी जो कि अगेन ईआईसी के पास आई, एंग्लो सिख वॉर्स. ये हमारे पास ईआईसी थी. नाउ अब हमारे पास जैसे ही बैटल ऑफ, आपके पास बैटल ऑफ बुक्सार हैपेंड इन 1764, अब ईआईसी का इंटरेस्ट वेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग से लेकर कहाँ पे चला गया, टेरिटरीज के ऊपर चला गया. सो अगेन अब टेरिटरीज ऑक्यूपाई करना शुरू की ईआईसी ने, फर्स्ट माइसोर के अगेंस्ट, देन आपके पास मराठास के अगेंस्ट, देन आपके पास सिक्स के अगेंस्ट. नाउ से दिस थिंग, माइसोर के अंदर जो माइसोर की स्टेट थी दैट केम अंडर द रूल ऑफ ईआईसी, ईआईसी वॉन दिस बैटल. देन आपके पास मराठास के साथ वॉर हुई, जितने भी मराठास के पास एसेट्स थे दे केम अंडर द रूल ऑफ ईआईसी. देन सिक्स के ऊपर पंजाब एंड एनडब्ल्यूएफपी आल्सो केम अंडर द रूल ऑफ ईआईसी. ऑलराइट एवरीवन, नाउ से दिस थिंग, अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स केम अंडर द रूल ऑफ ईआईसी. ये जितनी भी हम बातें अभी तक कर रहे हैं, एवरीथिंग केम अंडर द रूल ऑफ ईआईसी. अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके अंदर नहीं है. ईआईसी क्या है, इट इज़ जस्ट द ट्रेडिंग कंपनी जिसका सिर्फ इंटरेस्ट कहाँ पे चला गया, अब टेरिटरीज के ऊपर चला गया. अभी तक यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे इंटेंशन नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगी. नाउ लेटर वी डिस्कस्ड that again in the middle while EIC was occupying the territories, then the British came, जिसके अंदर हमने पढ़ा था policies of EIC. So policies of EIC के अंदर we saw the Parliament Act, we saw the Parliament Act, then we saw the Pitt's India Act, then we saw the Subsidiary Alliance, then we saw after the Subsidiary Alliance we also saw different acts which came, due to which the British were able to take over the EIC affairs. अब ये सारी पॉलिसीज जितनी भी हैं ये EIC की तरफ से नहीं है, बल्कि ये पॉलिसीज हैं ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से. सो अगेन ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया, EIC जो ट्रेडिंग कंपनी थी और उनके पास ये जितनी भी चीज़ें थी, नाउ ब्रिटेन गवर्नमेंट स्टार्टेड टू टेक ओवर द EIC with the passage of time. All right, and by 1850, by 1850 all the powers of EIC now came under the rule of Britain government. All right, so again अपने पिछले lectures के अंदर हम बात करके आ चुके हैं इन डिटेल, हमने सारी बातें इन डिटेल की हैं. We have almost spent 1.5 week on EIC and again हर डिटेल के अंदर हमने हर एक एक वॉर को इन डिटेल पढ़ा है. Now see this thing, अब ब्रिटिश राज विल स्टार्ट आफ्टर 1852.
All right. The last thing which we discussed was the doctrine of lapse of 1852, जिसके अंडर द which was introduced by the British कि again कोई भी local ruler without the national male heir after his death, his land would be confiscated by the British. So again, now say this thing. This was the last policy which was introduced under the name of EIC. सो देयर फोर रिमेंबर दिस थिंग. सबसे पहले EIC जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी उसका इंटरेस्ट टेरिटरीज की तरफ गया आफ्टर बैटल ऑफ बुक्सार इन 1764. फिर EIC को टेक ओवर किया किसने? ब्रिटेन गवर्नमेंट ने. सो अगेन अब ब्रिटिश को एक बनी बनाई एक स्टेट या एम्पायर मिली जो कि EIC ने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुकी थी. ऑलराइट, सो नाउ से दिस थिंग. अब हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चंस जो हमारे पास आएंगे कि अगेन EIC से रिलेटेड या ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं. सो नाउ सी दिस थिंग. EIC का जो रूल हम मेन बात करते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1608 एंड इट ऑलमोस्ट एंडेड इन 1858 वेयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैपेंड. ओके, नाउ से दिस थिंग. सो अगेन लेट्स राइट द क्वेश्चंस फर्स्ट दैट व्हाट वाज EIC. एक 4 मार्क का क्वेश्चन हम लिखते हैं कि अगेन व्हाट वाज EIC. Short question. What was EIC? Everyone write this thing down. What was the EIC? Then write down the 7 mark question. Write down the 7 mark question. Why EIC became involved in the subcontinent. Write it down as 4 mark question. And then why EIC became involved in the subcontinent. That is for 7 marks. Then write it down why EIC won the Battle of Plassey. The Battle of Plassey. Then another question for the 7 marks. ओके, दीज आर द क्वेश्चंस जो के पास आपके पास ऑलरेडी पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं. ऑलराइट, सो रिमेंबर दीज थिंग्स कि अगेन ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करवाएंगे किस चीज़ के लिए? फॉर द फाइनल एग्जाम्स. सो रिमेंबर दिस थिंग कि दीज क्वेश्चंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. जिस तरह हमारे पास टॉपिक्स की डिटेल्स इंपॉर्टेंट है उसी तरह दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. वाई? क्योंकि अगेन प्रैक्टिस के लिए, फॉर द प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इसेंशियल. क्यों? क्योंकि अगेन these questions will be repeated. All right, so again, why EIC won the Battle of Plassey? Why EIC was able to control the Indian lands between 1750 till 1800. नाउ से दिस थिंग. ये वाला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ से दिस थिंग, जो टाइम लाइन के क्वेश्चंस होते हैं. नाउ से दिस थिंग. अच्छा, 4 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास है कि अगेन हमारे पास EIC एग्जैक्टली क्या थी. 4 आपने जस्ट पॉइंट्स देने एंड अगेन यू विल बी एबल टू गेट द मार्क्स. बहुत ज़्यादा हमारे पास आसान क्वेश्चन है. 4 मार्क का क्वेश्चन जस्ट पॉइंट मार्किंग के ऊपर होता है. सो देयरफॉर यू जस्ट हैव टू आंसर कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास, इट वाज जस्ट द ट्रेडिंग कंपनी. It again got the permission from the Queen Elizabeth in 1600. It landed in Surat in 1608. It started establishing the trading post और उसके बाद आपके पास it became the territorial company. It started its rule from 1757 and it ended in 1858. So again, that was just the EIC. Why EIC became involved in the subcontinent? Trading आपके पास बहुत अच्छी थी. French जो थे वो already इसके अंदर थे. We will answer this question. देन वाई EIC वॉन द बैटल ऑफ प्लासे, हमने ये देख चुके हैं ऑलरेडी. ये क्वेश्चंस या फिर हमारे पास जो इसके पॉइंट्स हैं हम ऑलरेडी बैटल ऑफ प्लासे के अंदर देख चुके हैं. रिगार्डिंग सबसे पहले मीर जाफर, वन ऑफ द की री
one of the key reinforcement of Sirajuddaulah, Mir Jafar betrayed the army of Sirajuddaulah. So again, therefore, one of the key reinforcement जो आपके पास मीर जाफर थे, he betrayed the Sirajuddaulah, due to which the EIC won the Battle of Plassey. Now, why EIC was able to control the Indian lands between 1750 से लेके 1800s तक? Now see this thing. This is very important for all of us. 1750 से लेके 1800 तक EIC ने क्या क्या कुछ किया? Now say this thing. Due to which they were able to control the Indian lands. Everyone, देखो, हमने कहा कि 1757 के अंदर हुई आपके पास बैटल ऑफ प्लासे, ठीक है, आपका एक पॉइंट बनता है बैटल ऑफ प्लासे का हेयर। देन आपके पास हुई 1764 के अंदर बैटल ऑफ बुक्सार, आपका एक पॉइंट बनता है बैटल ऑफ बुक्सार के ऊपर। थर्ड आपके पास पॉइंट बनता है एंग्लो माइसोर वॉर का। हमें याद है कि अगेन टीपू सुल्तान और हैदर अली की जो डायनेस्टी थी माइसोर, टीपू सुल्तान was martyred in 1799, रिमेंबर दैट। सो अगेन आपके पास जो एंग्लो माइसोर वॉर्स आती हैं वो आपके पास आती हैं इसी डेट के अंडर 1750 से लेके 1800 तक। सो अगेन एंग्लो माइसोर वॉर्स, ऑलराइट। सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आपके पास इन डेट्स के अंदर जो जो पॉलिसीज या जो जो वॉर्स आती हैं जिसकी वजह से EIC was able to take control of the Indian lands, that can be the answer of this question. All right. So again, everyone write this fourth question specifically down lazmi, because again ये जो timeline का question है, that is very important for all of us. Rafi is saying yes, it is written. Okay. All right. Now say this thing. अब हमारे पास the next question, हम एक क्वेश्चन करते हैं विच इज़ डिटेल्ड, या फिर हमारे पास इट कैन बी 14 मार्क क्वेश्चन इन कैम्ब्रिज एंड इट कैन बी 16 मार्क क्वेश्चन इन द पेयरसन एट एक्सेल बोर्ड। ऑलराइट, सो हम एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन इज दैट बैटल ऑफ प्लासे was the only reason why EIC was able to take control of Indian lands from 1750 till 1857. Double inverted commas close. Do you agree? Explain your answer. Do you agree? Explain your answer. Okay, now say this thing, everyone. Explain your answer. अब एक दफ़ा बात बहुत गौर से सुननी है। Now say this thing. सबसे पहले आप टाइमलाइन को देखो। सबसे पहले कि टाइमलाइन कहाँ से कहाँ तक की है? 1750 से लेके 1857 की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगेन आप कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मेंशन कर सकते जो आपके पास इस टाइमलाइन से बाहर हो। ऑलराइट एवरीवन, नाउ से दिस थिंग। अब इस टाइमलाइन के अंडर क्या क्या हुआ वो हम जरा देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर खुद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में खुद स्टेटमेंट दे रहा है सबसे पहले कि बैटल ऑफ प्लासे ही एक रीजन थी जिसकी वजह से EIC जो थी इट वाज एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन लैंड्स। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग। अब एग्जामिनर खुद स्टेटमेंट दे रहा है सबसे पहले कि अगेन अब आपके पास दो चीजें, एक है बैटल ऑफ प्लासे वर्सेस अदर रीजंस किस चीज के लिए? why EIC was able to take control of the Indian lands. Now say this thing. देखो एक दफा, Battle of Plassey was the only reason why EIC was able to take control of Indian lands. Do you agree? Explain your answer. अब आपने दोनों तरफ एग्जैक्टली राफी कह रहे हैं 1:4, एग्जैक्टली राफी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन हम क्या कर सकते हैं कि अगेन एक पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट वुड बी ऑफ बैटल ऑफ प्लासे, और बाकी जो अदर रीजंस हैं, अदर रीजंस आपके पास कौन सी वाली होंगी? वो वाली रीजंस जो आपके पास 1750 से लेके 1857 तक जितनी भी चीजें हुई, बेशक वो बैटल्स हैं, बेशक वो पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से EIC वाज एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ द इंडियन लैंड्स, वो आपकी किसके अंदर आएंगी? अदर रीजंस के अंदर। इट कैन बी कौन सी वाली आपके पास? इट कैन बी आपके पास बैटल ऑफ बुक्सार, इट कैन बी आपके पास, नाउ से दिस थिंग, 1750 से 1857 है। इट कैन बी आपके पास एंग्लो माइसोर वॉर्स, एग्जैक्टली एंग्लो वॉर्स, सारी शराम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन जितनी भी एंग्लो वॉर्स हैं वो सारी आ सकती हैं, बेशक वो एंग्लो आपके पास माइसोर वॉर्स हों, ठीक है,
बेशक वो आपके पास एंग्लो मराठा वॉर्स हो, बेशक आपके पास वो एंग्लो सिख वॉर्स हो। रिमेंबर दिस थिंग, एंग्लो सिख वॉर्स की डेट्स आपको याद है? एंग्लो सिख वॉर 45 से लेके 49 तक, 1845 से लेके 1849 तक की डेट्स हैं एंग्लो सिख वॉर्स की। सो देयरफॉर एंग्लो सिख वॉर्स, ओके वेट, यू गाइस माइट नॉट बी एबल टू सी इट, थोड़ा सा मैं इसको आपको आपके लिए एडजस्ट कर देता हूँ। नाउ से दिस थिंग, नाउ यू गाइस विल बी एबल टू सी, नाउ से दिस थिंग, एंग्लो सिख वॉर्स हो बेशक आपके पास, ठीक है, बेशक वो आपके पास सब्सिडरी अलायंस हो, ठीक है, बेशक वो आपके पास पॉलिसी आपके पास हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमारे पास आया 1852 के अंदर, सो देयरफॉर वो भी आ सकता है। नाउ से दिस थिंग, बेशक वो आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1852 हो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन कम अंडर दिस टाइमलाइन अदर रीजंस के अंदर। अब इन अदर रीजंस के अंदर आपके पास चॉइस है कि अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मार्क्स, अगर आप कैम्ब्रिज बोर्ड्स के अंदर आपके पास 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो अगेन आप क्या कर सकते हो, 1:3 कर सकते हो। मतलब 1 पॉइंट आप पहला मेंशन करो रिगार्डिंग बैटल ऑफ प्लास से, और 3 पॉइंट्स मेंशन करो आप अदर रीजंस के, कोई से भी 3 पॉइंट्स। ऑलराइट, देन आपके पास अगर 14 मार्क का क्वेश्चन है, देन आप मेंशन कर सकते हो 1:4, 4 रीजंस आपके पास अदर हैं, और 1 पॉइंट आपके पास होगा बैटल ऑफ प्लास से का। ऑलराइट, देन अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 16 मार्क्स का एडिक्सल बोर्ड के अंदर होता है, 16 मार्क्स का कैम्ब्रिज बोर्ड के अंदर नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। सो 16 मार्क्स का अगर आपके पास एडिक्सल बोर्ड के अंदर है, बैटल ऑफ प्लास से मेंशन करो, और अदर रीजंस के अंदर आप कोई से भी एटलीस्ट 4 से 5 रीजंस मेंशन कर रहे हो, दैट वुड बी एनफ कि अगेन आप अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। सो रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास क्या चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू द मार्क्स यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, एवरी वन राइट दिस क्वेश्चन डाउन, ताकि अगेन इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। ऑलराइट, नाउ राइट दिस क्वेश्चन डाउन एंड इट्स मार्किंग स्कीम एज वेल, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकें। हाँ, मैं आपके पास 3:3 यहाँ पे नहीं हो सकता राफे। मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 3:3 का है, उसके अंदर आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अगेन 1:4 किसके अंदर हम कर सकते हैं, और हम 3:3 किसके अंदर कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, ओके एवरीवन, डू लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर डन। ओके, Shahram is saying done, Rafi is saying done, Varda is saying done. Yep. What about the others? Ikra? Okay, Ikra is saying done. Hussein, Zainab? Hussein is also saying done. Zainab? Okay, alright. Okay, alright. Now let's move on to the next question now. अब राफे आपको सबके लिए वैसे ही है कि अगेन नाउ यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 1:4 या 3 हम किस में कर सकते हैं, और 3:3 हम किस में कर सकते हैं। नाउ से दिस थिंग, अब अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं कि अगेन हाउ सक्सेसफुल, ये पास्ट पेपर क्वेश्चन, ऑलराइट एवरीवन, हाउ सक्सेसफुल वर how successful was Indian resistance? How successful was Indian resistance against the EIC, against the EIC while taking control of their lands? While taking control of their lands. Now, see this thing, everyone. अब हम क्या बात कर रहे हैं, देखो, how successful was Indian resistance against the EIC while taking control of their lands? That means, देखो, अब हमारे पास क्या चीज़ है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ज़रा एनालाइज करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं
कि अगेन इंडियन रेजिस्टेंस किस हद तक सक्सेसफुल रही जब ईआईसी उनकी लैंड्स को टेक ओवर कर रही थी। ऑलराइट, मतलब क्या है, अब इस क्वेश्चन की दो साइड्स हैं। एक आपके पास है सक्सेसेस, एग्जैक्टली शराम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 3:3 आप इसके अंदर करोगे सक्सेसेस, और एक तरफ है आपके पास फेलियर्स। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है कि जब ईआईसी इन इंडियंस की लैंड्स आपके पास टेक ओवर कर रही थी, तो किस हद तक इंडियन रेजिस्टेंस जो थी वो सक्सेसफुल रही या फेल हो गई। सो एक साइड आपके पास होगी सक्सेस की, एक साइड होगी आपके पास फेलियर्स की। नाउ से दिस थिंग, क्या आपको याद है कि अगेन जब 1756 के अंदर सिराजुद्दौला became the governor of Bengal, Nawab of Bengal, what he did, he ordered कि again Fort Williams के ऊपर अटैक कर दिया जाए, and he was able to take control of the land of the EIC, so he resisted. That was the success. All right, so 1756 वाला सिराजुद्दौला वाला point, right? Sirajuddaulah, right? Then what happened? Who gave a resistance towards the EIC? Mainly Mysore. Do you guys remember कि again जो आपके पास एंग्लो माइसोर वॉर्स के अंदर जो फर्स्ट वॉर थी, फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर, हु वॉन द फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर? Mysore War. The first Anglo-Mysore War was won by the Hyder Ali or the Mysore, Tipu Sultan. Exactly, Sharam. So again, therefore, that was the success. कि resistance successful रही. Alright, everyone? Okay. Then आपके पास जो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, द थर्ड पॉइंट आपके पास कौन सा वाला है? रंजीत सिंह. रंजीत सिंह. द थर्ड पॉइंट, रंजीत सिंह, that जब तक रंजीत सिंह was alive, British did not attempt to take over the lands of the Sikhs. All right, you guys remember again when Ranjit Singh died in 1838, उसके बाद again क्या चीज हुई? EIC actually took over the lands of the Punjab. So therefore these were the three successes जो resistance के ऊपर थी. Then failures, अब आपके पास क्या है? Failures के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. आप 1757 की आप बैटल ऑफ प्लासी लिख दो, ठीक है? फिर उसके बाद 1764 का बेशक आप क्या नाम है 1764 की बैटल ऑफ बुक्सार आप लिख दो, ठीक है? देन आपके पास 1790s के अंदर आप एंग्लो माइसोर वॉर्स लिख दो. एंग्लो माइसोर वॉर्स कौन सी वाली एंग्लो माइसोर वॉर्स? सेकेंड और थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर, स्पेशली द थर्ड वॉर, ठीक है? देन आपके पास आप लिख सकते हो एंग्लो सिख वॉर्स लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो एंग्लो मराठा वॉर्स. सो एंग्लो मराठा वॉर्स इसके अंदर आ सकती हैं. इसी के अंदर आपके पास एंग्लो सिख वॉर्स आ सकती हैं. सो अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन अंडर कम अंडर द फेलियर्स, जिसके अंदर वाइल EIC वाज टेकिंग ओवर देयर लैंड्स, जब तक EIC वाज टेकिंग ओवर देयर लैंड्स, they were not successful. All right, so therefore remember this thing. आपके पास सक्सेसेस के अंदर अब हमारे पास क्या है? सक्सेसेस के अंदर 3:3 है हमारे पास. ऑलराइट, सो आप सक्सेसेस के अंदर भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो यहाँ पे, और 3 पॉइंट्स अब आप लिखोगे किस चीज़ के अंदर? 3 पॉइंट्स आप लिखोगे फेलियर्स के अंदर. ऑलराइट, आप सो अगेन ये हमारे पास है कि अगेन जिसके अंदर आप क्या चीज़ बात कर रहे हैं, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप 3:3 करते हो. हाउएवर ऑन द अदर हैंड, जब हम 1:4 या 1:3 की बात कर रहे होते हैं, वो उसके अंदर होता है जिसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन हो. जैसे कि बैटल ऑफ प्लासे वॉज द ओनली रीजन. अब एक तरफ आप सिर्फ बैटल ऑफ प्लासे लिख सकते हो. ऑलराइट, यहाँ पे अब ऐसे नहीं कर सकते सक्सेसेस इधर कर दी, फेलियर्स आपने उधर कर दिया. सो देयरफॉर इस साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप बैटल ऑफ प्लासे के बारे में मेंशन कर सकते हो. यहाँ पे आप अदर रीजंस नहीं लिख सकते. सो यहाँ पे सिर्फ 1:4 या 1:3 बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. लेकिन इस तरफ आपके पास क्या है? Now you have multiple points in the successes and you have multiple points in the failures. Therefore, you have to do 3:3. All right, Rafe? And all right, everyone. कि again ये वाली बात आपको समझ आई है? Yep. राफे सिंह वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी लिख सकते हैं. देखो लाजमी याद रखो, देखो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना वो टेकिंग ओवर द लैंड्स नहीं है. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी दैट वाज द इंडियन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ऑलराइट, उसके अंदर लैंड्स को कैप्चर करना. आपके पास जो आप कह रहे हो सक्सेसेस के अंदर आप नहीं लिख सकते कि अगेन बिकॉज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द फेलियर, वो सक्सेस के अंदर नहीं आती. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक फेलियर था. ऑलराइट, सो नाउ से दिस थिंग. अब हमारे पास क्या चीज़ है कि एवरीवन टेल मी दैट इफ यू गाइस एक्चुअली अंडरस्टूड
the difference between these two questions, जो आपके पास जिसके अंदर 1:4 वर्दा इज सेइंग ओके गुड और राफे इज सेइंग ओके, और जो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास हाउ सक्सेसफुल का जिसके अंदर आप 3:3 करते हो, हुसैन इज सेइंग ओके ऑल राइट यप इकरा हैव यू गॉट दिस थिंग Sharam is saying okay all right Ikra and Zainab okay Ikra is saying okay yep all right okay now say this thing अब हमारे पास क्या चीज़ है कि हम 3:3 किसके अंदर करते हैं 1:4 या 3 किस चीज़ के अंदर करते हैं दीज आर द लेवल मार्किंग क्वेश्चंस ऑल राइट नाउ से दिस थिंग एवरीवन so again I hope that everyone has written this question down so that we can move forward with our next question okay all right okay इंडियन रेजिस्टेंस के ऊपर हमने क्वेश्चन लिख लिया now let's write down 7 mark question again और इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं explain why Britain was able to Britain was able sir is the last question of 14 marks the last yes जो हमने 3:3 के ऊपर बात की yes that is of for 14 marks ये हमने 14 marks के ऊपर कहा है 3:3 alright yep okay so explain why Britain was able to expand its empire expand its empire from 1750 till 1850 everyone write this question ओके नाउ से दिस थिंग अब 1750s के अंदर हम ये बात कर सकते हैं कि EIC आपके पास सबसे पहले हम इसके अंदर द पॉइंट्स विच वी कैन मेंशन फर्स्ट द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब्स इवन सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब they were lazy they were weak successors of Aurangzebs they were lazy they were weak etc etc ठीक है they became the pleasure seeking they started doing the pleasure seeking they started drinking gambling all of these things came under the norms of the successors of Aurangzeb so again that point can be mentioned in this question then the second point lust and greed among the local rulers और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए हम मेंशन कर सकते हैं रिगार्डिंग मीर जाफर इन द बैटल ऑफ प्लासे मीर जाफर इन द बैटल ऑफ प्लासे एंड द थर्ड थिंग which we can mention regarding the British Revolution that how advanced were the British who actually fought against the Mughal empires or the local rulers, how advanced they were. और अगेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटिश ने एक्सपीरियंस की हुई थी और अगेन दे हैड द मॉडर्न वेपन्स और अगेन इन मॉडर्न वेपन्स के अगेंस्ट जो इंडियंस थे वो किससे फाइट कर रहे थे दे वर फाइटिंग विद swords and sticks versus the modern weapons so therefore this was known as the British Revolution and again ये आपके पास जो British Revolution थी this became one of the reason why Britain was able to expand its empire from 1750 से लेके 1850 तक अच्छा अब थर्ड पॉइंट के बाद अगर आप फोर्थ पॉइंट के अंदर आप मेंशन करना चाहते हो वो आपके पास कोई भी हो सकती है फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कह सकते हो जो वॉर्स हुई अब इन वॉर्स के अंदर आपके पास एंग्लो मैसूर वॉर्स होगी एंग्लो सिख वॉर्स हो गई एंग्लो मराठा वॉर्स होगी एनी वॉर कैन कम अंडर द फोर्थ पॉइंट ऑलराइट
ओके, ऑलराइट एवरीवन, हम अपना एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग द ईआईसी। इस लास्ट क्वेश्चन ईआईसी के अंडर सिर्फ हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। वैसे ये लिंक करता है हमारे पास ब्रिटिश राज से, लेकिन स्टिल हम इसको, बिकॉज ये ईआईसी के अंडर भी आता है, सो देयरफॉर हम एक दफ़ा ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि ये पास्ट पेपर का एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके पास नाइजल कैली और नाइजल स्मिथ के बुक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ। सो देयरफॉर आई वांट एवरीवन कि अगेन वो ये वाला क्वेश्चन लाजमी अपने पास लिखें। सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज that why British built railway system in India. Remember this thing, this was the compulsory question of 7 marks, and again lazmi yaad rakhna hai कि again this is very important for all of us. Okay, all right everyone, हम ज़रा इसके मार्किंग स्कीम्स के ऊपर आते हैं कि हमारे पास वाई ब्रिटिश वर एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ द वाई सॉरी ब्रिटिश बिल्ट रेलवे सिस्टम इन इंडिया। वजह क्या बनी कि अगेन उन्होंने रेलवे सिस्टम एग्जैक्टली इंडिया के अंदर स्टैब्लिश क्यों किया। ऑलराइट, सो लेट्स राइट अबाउट द फर्स्ट रीज़न दैट रेलवे सिस्टम ट्रांसपोर्टेड द मटीरियल्स, क्योंकि आपके पास ब्रिटिश की जो ईआईसी कंपनी थी वो स्टिल ट्रेड कर रही थी, राइट। सो देयरफॉर in order to transport their raw materials or to transport their materials, British built the railway system in India. Railways transported the raw materials कौन से वाले easily and cheaply to the ports for export and the manufactured goods to be sold throughout India, which increased the British profits. Thus, they made the railway system in India. Write down this first point. If you guys are not able to actually say it properly, let me just increase the font of it. So British transported raw materials easily, cheaply to the ports for export and the manufactured goods to be sold throughout India, which increased the British profits. Okay, then the second point, not only due to this, but also ये जो आइडिया रेलवे सिस्टम का बनाने के लिए था, दैट वाज कि अगेन इकोनॉमिकली वो ज़्यादा बेहतर फील कर सकें। कैसे कि अगेन नाउ से दिस थिंग कि हमारे पास जो मुग़ल एम्पायर के टाइम के ऊपर इशू क्या आया करता था। मुग़ल एम्पायर के टाइम के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी कोई ट्रेडिंग कंपनी फॉर एग्जांपल लेट्स सी वहाँ पे ऑपरेट कर रही है, तो अगर उन्होंने अपने एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर सामान पहुंचाना है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस वाज इंडिया, इमेजिन, ओके। हम कहते हैं कि अच्छा दिस वाज दिल्ली, ठीक है, और हमारे पास दिस वाज द पोर्ट ऑफ सूरत, ऑलराइट। सो दिस वाज द पोर्ट ऑफ सूरत, इमेजिन, ऑलराइट। और ये हमारे पास आगे अरेबियन सी है। सो अगेन अब आपके पास अगर आपने पोर्ट ऑफ सूरत से आपने दिल्ली, अगर आपने अपने एक्सपोर्ट्स या फिर इम्पोर्ट्स, आपने जितने भी गुड्स हैं वो आपने पहुंचानी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुआ करती थी फॉर एनी ट्रेडिंग पर्सन या फिर फॉर एनी ट्रेडिंग कंपनी कि अगेन वो क्या कर सके, अपनी जो सामान या अपने जो गुड्स हैं वो डिफरेंट सिटीज़ के ऊपर क्या कर सके, पहुंचा सकें। देयरफॉर व्हाट दे डिड, इकोनॉमिकली इंडिया को बेहतर करने के लिए और अपनी ट्रेडिंग को इंक्रीज करने के लिए, व्हाट दे डिड, दे बिल्ट द रेलवे सिस्टम इन इंडिया। ऑलराइट, सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, the British were struggling with the transportation problems and they came up with the idea of introducing the railway system in India. All right, so they were already struggling,
with the transportation problems in India. So what they did, they came up with the idea of the introduction of railways, and they felt after the introduction of the railway, transportation of raw materials became much faster. So it would bring the economic development to the country. एक तो ये रीज़न हो गई. दूसरी रीज़न आपके पास क्या बनी? सो मेन एक रीज़न आपके पास क्या हुई कि एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर. दैट वाज अ गुड थिंग. हाउएवर एक आपके पास जो सेकंड थिंग थी वो क्या चीज़ हुई? द रेलवे हैड बिकम द सोर्स ऑफ सरप्लस टू द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश. कि ईआईसी जो ट्रेड कर रही थी इन कंपनी के जो प्रॉफिट्स है दे इंक्रीज्ड. सो अगेन दिस बिकेम वन ऑफ द रीजन व्हाई दे बिल्ट रेलवे सिस्टम इन इंडिया. और वो आपके पास कितने थे? 5% ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज. सो दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट, that why British built the railway system in India. Alright everyone. Okay, now say this thing. अब हम एक लास्ट अपना पॉइंट कहते हैं कि लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या चीज़ थी. आप सबको याद है कि अगेन हमने मुग़ल एम्पायर के सक्सेसर्स के अंदर एक इशू पड़ा था कि इमेजिन कि हमारे पास एक दूर दराज का एक इलाका है जहाँ पे लोकल रूलर रूल कर रहा है. ठीक है. और वो अगेन क्या करता है? वो रेबेलियन करता है. ठीक है. ये बिकेम अ रेबल. और अगेन वो क्या कहता है कि अगेन मैं मुग़ल एम्पायर से अलग हो रहा हूँ. ठीक है. अब होता क्या था? इस रिबेलियन की खबर सबसे पहले जाया करती थी दिल्ली. ठीक है. मुगल सल्तनत के पास. ठीक है. और दिल्ली से फिर क्या होता था कि अगेन फिर आर्मी यूज टू बी सेंट वापस कहाँ पे? रिबेलियन को कंट्रोल करने के लिए. और इस टेन्यूर को ऑलमोस्ट आपके पास वीक्स या मंथ्स लग जाया करते थे. क्यों? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा आपके पास क्या था? ख़राब था. सो कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया? जब ईआईसी एंड ब्रिटेन गवर्नमेंट व्हेन दे केम, सो देयरफॉर व्हाट वाज द बेस्ट थिंग व्हिच दे कुड डू कि अगर आपने लैंड्स को कंट्रोल करना है या फिर लोकल रूलर्स को कंट्रोल में रखना है, सो बेस्ट थिंग इज कि आप अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हम क्या करें? इम्प्रूव करें. सो द थर्ड पॉइंट वाज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इन ऑर्डर टू टेक डाउन द रिबेलियन. सर प्लीज जूम इन. ऑलराइट शरा, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ. एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड कि हम इसको इंक्रीज कर देते हैं. ओके शरा, is it better shara? Okay, now say this thing. Okay, so again write down the second point so that we can move towards our third and the last point. Okay, all right Sharam, have you written this thing down? Okay, all right. Okay, now say this thing. Now everyone, अब हम क्या करने लगे? Now say this thing. हमारे पास देखो, this is our third point कि during the Mughal Empire the rebellions used to broke out. ठीक है. And it used to take weeks and months to travel and bring down the rebellion. So therefore क्या चीज की गई कि again bring down the rebellion. Thus when British came to India, they realized this issue of communication, and therefore this issue of communication, and they knew that in order to bring down the rebellions and to have a strong grip on the local rulers, government
must have strong communication system. Therefore, they built, just let me zoom in for you guys. Thus, therefore, they built the railway system in order to improve their governance in India or subcontinent or subcontinent. Okay, so this became the third reason that why British actually built the railway system in India. All right, everyone. Okay, write this thing down so that we can discuss regarding what we have to do in our next lectures. Okay, Chris saying, what does it mean that British came to India? Okay, now say this thing that British came to India. What does that mean? When EIC, हमने ये बात एक ऑलरेडी की हुई है, बल्कि हम यहीं पे कर लेते हैं ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या नाम है लिख लें। देखो, हमने ये कहा है कि EIC आपके पास EIC जस्ट एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ऑलराइट, अब EIC सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी से हमारे पास टेरिटोरियल उसके ऊपर चलेगी, राइट। लेकिन अभी तक जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उसका रोल नहीं है इसके ऊपर। ब्रिटेन का रोल आया 1780s के अंदर या फिर 1773 के अंदर, जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट एक्ट आया, वो आपके पास किसका था? दैट वाज द स्टार्ट ऑफ ब्रिटेन गवर्नमेंट का रूल। ठीक है, सो व्हेन ब्रिटेन गवर्नमेंट केम टू इंडिया, दिस इज व्हाट वी want to say here कि again when British came to India they realized that this issue of communication कैसे कि again when Britain government became involved into the politics of India, या फिर जब उन्होंने EIC के अफेयर्स को टेक ओवर किया, देन दे रियलाइज्ड कि अच्छा एग्जैक्टली जो इशू मेन है वो ये है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक द कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्गर, thus they built the railway system. So again what does that mean कि again that British came to India? कि EIC तो पहले EIC तो 1608 में ही आ गई थी, लेकिन अगेन वो उस वक्त रेलवेज थोड़ी बना सकते हैं। सो देयरफॉर जब टेरिटरी ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटरीज के ऊपर इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ, और उसके बाद जब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया अफेयर्स ऑफ EIC को, देन ब्रिटेन गवर्नमेंट रियलाइज कि अच्छा क्या चीज़ है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। देयरफॉर इट इज़ इम्पेरेटिव एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इट इज़ एसेंशियल कि अगेन एक कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ऑलराइट, okay Bishra, you got this, sorry, Ikra, you got this thing? Okay, all right. All right, everyone. Now say this thing. अब हम कर क्या रहे हैं? Now देखो, हम ऑलमोस्ट हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हमने अपना एंड कर दिया। ऑल राइट, और आज हमारे पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चैप्टर है वो हमारे पास यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, हम 1852 तक बात कर चुके हैं। ऑल राइट, नाउ से दिस थिंग, अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो ब्रिटिश राज, लेकिन उससे पहले हम रिलीजियस रिफॉर्मर्स को पढ़ेंगे अपने हिस्ट्री के अंदर। ऑल राइट, सो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं। ठीक है, ये रिलीजियस रिफॉर्मर्स डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के टाइम के ऊपर आए थे। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, उसके बाद हम ब्रिटिश राज को स्टार्ट करेंगे। वो ब्रिटिश राज जो आपके पास स्टार्ट हुआ 1852 से लेके 1905 तक। वी आर गोइंग टू रीड द ब्रिटिश राज इसके बाद। नाउ से दिस थिंग, लेकिन अगेन अभी हम ब्रेक लेंगे फ्रॉम द हिस्ट्री, एंड अगेन फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जोग्राफी। ऑलराइट, एंड जोग्राफी का वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द, हालांकि हमें पता है कि अगेन चैप्टर 1 इज़ फॉर टोपोग्राफी एंड चैप्टर 2 क्लाइमेट का, लेकिन स्टिल, एंड चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज का, लेकिन आपको एक आसान चैप्टर से स्टार्ट करवाएंगे हम, एंड दैट वुड बी फिशिंग इंडस्ट्री।
ये फ़िशिंग इंडस्ट्री आपके पास एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक तो छोटा टॉपिक है और आपके पास एक आसान टॉपिक है। ऑलराइट, सो फ़िशिंग और इसके साथ हम करेंगे फॉरेस्ट। सो अगेन दीज आर दोज टॉपिक्स जो आपके पास ज्योग्राफी के अंदर फ़िशिंग इंडस्ट्री और फॉरेस्ट के ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि अच्छा हमारे पास ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ना कैसे है। बिकॉज हिस्ट्री को पढ़ने की अप्रोच इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू ज्योग्राफी या इन्वायरमेंटल ऑफ पाकिस्तान की आपके पास जो स्टडिंग की अप्रोच है। सो देयरफॉर वी विल स्टार्ट विद द फिशिंग इंडस्ट्री फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह। और इसके अंदर हम सबसे पहले हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगेन ज्योग्राफी का हमने पेपर पैटर्न अभी तक डिस्कस नहीं किया। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न सबसे पहले। देन वी विल डिस्कस अबाउट द लेवल मार्किंग पॉइंट मार्किंग क्वेश्चंस हमारे पास क्या होते हैं या फिर ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग फर्स्ट एंड इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद आवर फिशिंग इंडस्ट्री टॉपिक from tomorrow inshallah. All right, one thing, and the second thing is that this Saturday आपकी जो क्लास होगी वो मेकअप क्लास होगी। किस चीज़ के लिए? जो हमने 13 नवंबर की जो क्लास हमारे पास मिस हुई थी, दैट इज़ गोइंग टू बी आपके पास। यस, व्हाट इज़ द टाइमिंग्स फॉर सैटरडे क्लास? वेयर द आई विल शेयर द टाइमिंग्स, क्योंकि अगेन सैटरडे इज़ लाइक वीकेंड होता है सबके लिए। सो देयरफॉर कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि स्कूल होता है, कुछ स्टूडेंट्स का ऑफ होता है। सो देयरफॉर आई विल शेयर द पोल ग्रुप के अंदर कि अगेन कौन से बच्चे ज़्यादा हमारे पास फिजिबल है, उनको जो भी टाइमिंग फिजिबल होगी हम उस टाइमिंग के ऊपर क्लास कर लेंगे। तो मेकअप क्लास हमारे पास होगी सैटरडे को, और अगेन उसका पोल हम क्या नाम है ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। ऑलराइट, ओके। राफी सिंह, दीज आर माय फेवरेट चैप्टर्स, आई एम गुड इनफ इन दीज चैप्टर्स। ऑलराइट, ओके राफी, लेट्स सी कि अगेन आप कितने अच्छे हो। हम इन इन क्वेश्चंस के अंदर आई विल शेयर द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर्स, और ड्यूरिंग द लेक्चर्स हम सबसे पहले आपसे पूछा करेंगे कि अगेन आपको कितना अच्छा आता है फिशिंग इंडस्ट्री और फॉरेस्ट। ऑलराइट, okay. All right, everyone. Thank you so much for today. And again, please, if you have any questions, please do ask. First, if you have any questions, please do ask.